ऑल राइट, सो एज यू कैन सी एग्जाम्पल 3 के अंदर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3। ये दोनों दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर एंड दिस वन इज इन सीरीज विद द एंटायर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने निकालना है कंबाइंड रेजिस्टेंस। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान काम है। कंबाइंड रेजिस्टेंस भी निकालना है किसका है? ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब इसका और इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप 1/1000 प्लस 1/1000 का इन्वर्स लोगे, आपके पास आंसर 500 आएगा। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि 500 इन दोनों का आंसर कैसे आया डायरेक्टली। हमने एक ट्रिक भी पढ़ी थी कि यू कैन सिंपली डू 1000/2 ओवर हेयर, बिकॉज दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं और दो लगे हुए हैं। ठीक है, और इंटायर कॉम्बिनेशन तीनों का मिला के रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? इन दोनों का मिला के आ रहा था 500, और ये वाला कॉम्बिनेशन इसके साथ है सीरीज में, तो 500 और 500 को प्लस करके आ गया 1000। ठीक है, इसके बाद वो पूछ रहे हैं करंट पासिंग थ्रू 500 ओम रेजिस्टर। सो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कितना करंट पास करेगा। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर हो जाते हैं कंफ्यूज, बट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। दे कुड हैव आल्सो सेड कि आप करंट आई की वैल्यू बता दें, क्योंकि मैंने यहाँ करंट आई लेबल किया हुआ है ना, तो दे कुड हैव सेड जस्ट फाइंड द करंट आई। दे कुड हैव आल्सो सेड कि फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी। अब पासिंग थ्रू द बैटरी का मतलब ये होता है कि यहाँ से कितना करंट पास कर रहा है। हाउएवर इफ यू रियलाइज, जो मैंने अभी दोनों तीनों बातें की हैं कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, या करंट आई की वैल्यू क्या है, या बैटरी में से कितना करंट जा रहा है, देखो इस बात को समझो कि इस पॉइंट पे, इन सब पॉइंट्स पे करंट की वैल्यू सेम है। सिर्फ और सिर्फ करंट कब जाके चेंज होगा? जब इस जंक्शन पे आके करंट इस ब्रांच में और इस ब्रांच में स्प्लिट होगा, लेकिन वो दोबारा यहाँ पे आके वापस रिकम्बाइन हो जाएगा। तो बस हमें इतनी सी बात यहाँ पे पता करनी थी, और ये चीज़ समझनी थी कि ये जो 500 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जिन्होंने सर्किट करंट मांगा हुआ है, वो यही करंट है, ये यहाँ से करंट है। अब ये जो करंट है ये असेंशली इस सर्किट का टोटल करंट है, क्योंकि ये करंट की वैल्यू जो है ये बैटरी से यही आ रही है, टोटल करंट है। और इससे यहाँ जाके डिफरेंट ब्रांचेस में स्प्लिट होना है। तो जब आप टोटल करंट निकाल रहे होते हो, फॉर्मूला तो करंट का वही है V/R, लेकिन अब आप वोल्टेज टोटल वाला यूज करोगे। टोटल वोल्टेज क्या होता है? बेसिकली बैटरी का EMF, जो कि 6 वोल्ट्स है, तो यहाँ पे 6 रखा। और रेजिस्टेंस भी कौन सा वाला यूज करोगे? टोटल पूरे सर्किट का, इंटायर सर्किट का जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस आया था, बेसिकली जो आपके पार्ट बी का आंसर आया था, इन तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस है। आप सिर्फ इसका रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते, तो आपका आंसर आया 6/1000, 0.006। अब सवाल यह है कि रेजिस्ट करंट इसके अंदर से मांगा था, तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस क्यों नहीं डाला मैंने यहाँ पे? देखो इस बात को समझो कि अगर आप सिर्फ इसका रेजिस्टेंस डालते ना, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो वोल्टेज है V, वो भी सिर्फ वो वाली वैल्यू डालनी पड़ती जो सिर्फ इसके अक्रॉस है, और वो आपको अभी पता ही नहीं है। तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत लंबा हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी तंग करता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये बहुत कॉमन है इस तरह का कॉम्बिनेशन आना। और उसमें यहाँ पे जब वो करंट मांगते हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दे विल जस्ट एंटर 500 एज द रेजिस्टेंस ओवर हियर, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। आपने पूरे सर्किट का इसलिए डाला है क्योंकि ये जो करंट है ये टोटल वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस ही है। पार्ट डी में आपसे पूछ रहे हैं PD अक्रॉस द 500 ओम रेजिस्टर, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आप ढूंढ रहे हैं। अब V = IR, वही फॉर्मूला रीअरेंज हो गया और वोल्टेज ढूंढेंगे अब आपको पता है कि इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, जो आपने पिछले पार्ट में निकाला, और इसका रेजिस्टेंस आपको पता है। अब आप इसी का रेजिस्टेंस डालो, आपके पास 3 वोल्ट्स का रेजिस्टेंस आ गया, तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज 3 वोल्ट्स। नाउ वी लर्न कि अगर इसके अक्रॉस 3 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये रेजिस्टर इन दोनों के साथ सीरीज में है, तो बाकी का 3 वोल्ट्स इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होगा। 6 वोल्ट्स इस 3 वोल्ट्स में और इस 3 वोल्ट्स में शेयर हो गया, और ये जो 3 वोल्ट्स हैं, ये वाले जो 3 वोल्ट्स है बेटा, ये इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे मैं पूछूं यार ये वाला जो 1000 ओम का रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस PD कितना है, तब भी आंसर आप यही दोगे, 3 वोल्ट्स। अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, तब भी आपका आंसर यही होगा, 3 वोल्ट्स। तो जब आपसे पूछते हैं PD अक्रॉस द रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो उसका कॉमन आंसर एक ही है, 3 वोल्ट्स। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं करंट पासिंग थ्रू ईच 1000 ओम रेजिस्टर।
मतलब यहाँ पे जो करंट आएगा वो अब इन दोनों ब्रांचेस में स्प्लिट होगा। यहाँ पे करंट कितना आ रहा था 0.006 एम्पियर्स, अब वो इस ब्रांच में भी स्प्लिट होगा, इसमें भी स्प्लिट होगा, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इसका करंट बताओ या इसका बताओ, दोनों में से बोला किसी को एक का भी बता दो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यहाँ जो करंट स्प्लिट होगा बेटा वो इक्वली स्प्लिट होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दोनों ब्रांचेस में करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, तो ये बेसिकली हाफ हाफ में स्प्लिट हो जाएगा। तो 0.006 आ रहा था करंट यहाँ पे, वो बेसिकली दोनों के अंदर 0.003 एम्पेयर स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 4 लास्ट है। इस तरह का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है आपके पास। अब इसमें क्या आपको नजर आ रहा है कि एक रजिस्टर अकेला इस ब्रांच में लगा हुआ है और बाकी दो आपस में तो सीरीज में है, लेकिन ये वाली ब्रांच इस ब्रांच के साथ पैरेलल में। पहले कह रहे हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, मतलब इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस बता दो, तो वो तो 500 प्लस 500 1000 है। कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर कॉम्बिनेशन, मतलब इन तीनों का आप रेजिस्टेंस बता दो कंबाइन करके। इन दोनों का क्या आ रहा था 1000, 1000 और 2000 पैरेलल में लगे हुए। अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/2000 प्लस 1/1000, पावर -1 करना मत भूलना, या इसका इनवर्स लेना ना भूलना एंड पे, रेसिप्रोकल। 667 आंसर आ रहा है। 666.666 आ रहा था, उसको हमने 667 में राउंड ऑफ कर दिया। करंट I1 ढूंढना है जो कि इस ब्रांच में से करंट है। अब ये जो करंट है ये आपका टोटल है, जैसे हम कह सकते हैं करंट थ्रू द बैटरी भी, या टोटल करंट भी कह सकते हैं। और ये स्प्लिट हो रहा है इस जंक्शन में से यहाँ और यहाँ। तो ये जो करंट स्प्लिट हो रहा है I1, अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। करंट होता है V/R, I इज इक्वल टू V/R। अब V कौन सा वाला चाहिए होगा? जो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज होगा, विच इज गोइंग टू बी द सेम एज दिस 12 वोल्ट्स। तो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज भी 12 वोल्ट्स है, ये भी आपने वोल्टेज वाली एग्जांपल्स में बात की थी। और इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस भी वोल्टेज 12 वोल्ट्स ही है। हाँ, इन दोनों के अंदर वो 12 वोल्ट्स आपस में शेयर होगा। फिलहाल हमें ये करंट निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो PD है वो 12 वोल्ट्स है, और इस ब्रांच में जो रेजिस्टर जहाँ से करंट गुजारना है उसका रेजिस्टेंस 2000 है। सो 12/2000 0.006 एम्पेयर यहाँ पे करंट आ गया। अब आपने करंट बताना है I2 करंट यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी, ये एक ही बात है सारी। अब इस ब्रांच के अक्रॉस यहाँ से लेके यहाँ तक PD कितना है? सेम वही 12 वोल्ट्स। तो V की जगह 12 डाल दिया। लेकिन अब इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस में डालूंगा, क्योंकि जो यहाँ करंट आएगा वो इन दोनों के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो 500 प्लस 500 1000 जो था वो मैंने यहाँ डाला, 0.012 एम्पेयर्स मेरे पास यहाँ पे आ गया। नोटिस करो ये जो करंट की वैल्यू है दिस इज डबल कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस 5000 है और वहाँ पे रेजिस्टेंस 2000 था। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस हाफ है वहाँ करंट डबल है। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी बात। आगे चले और अगर हम बात करें आगे कि टोटल करंट क्या होगा, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? क्या ये वाला करंट और ये वाला करंट प्लस करके इसकी वैल्यू नहीं पता चल जाएगी? तो यहाँ पीछे से जो टोटल आया था वही तो यहाँ स्प्लिट हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो दोनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया। फाइनली PD अक्रॉस द 500 ओम रेजिस्टर, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस, या मैं कह लो सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके अक्रॉस PD क्या है। अब पूरी ब्रांच के अक्रॉस कितना था 12। अब आपने देखा था कि दोनों रेजिस्टर इस 12 को आपस में शेयर करते हैं। शेयर किसको ज्यादा मिलता है? जिसका वोल्टेज, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसी रेशियो में उसको वोल्टेज भी ज्यादा मिलता है। बात यह है कि ये दोनों इक्वल वैल्यू के हैं, तो इनको वोल्टेज भी इक्वली शेयर होगा। तो 12 वोल्ट को ये आपस में इक्वली कैसे शेयर करेंगे? इसको भी 6 वोल्ट्स मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट्स मिलेगा। तो हमने बता दिया, ठीक है। लेकिन आप ये कैलकुलेट करके भी तो बता सकते थे। V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते थे। करंट यहाँ से क्या पास कर रहा है 0.012 एम्पेयर्स, और 500 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताना था ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास 6 वोल्ट्स एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। सारी एग्जांपल्स डिस्कस हो गई। LDR और थर्मिस्टर पहले भी डिस्कस हो चुका है, लेकिन जल्दी से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एन LDR? इट इज अ स्पेशल कंपोनेंट विच इज कॉल्ड अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसका सिंबल यूं होता है, बिल्कुल रेजिस्टर की तरह का सिंबल है, बस यहाँ पे ये दो एरोज एक्स्ट्रा बने हुए हैं। इट्स अ टाइप ऑफ अ रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करता है। जब लाइट इसके ऊपर जो शाइन कर रही होती है वो ज्यादा पड़ती है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज करता है। प्लीज रिमेंबर दिस, अक्सर लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं। जब लाइट की ब्राइटनेस बढ़ रही है तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। थर्मिस्टर इसी तरह का एक और रेजिस्टर है, जिसका एक बिल्कुल रेजिस्टर वाला ही सिंबल है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक हॉकी स्टिक टाइप बनी हुई है। सो इट्स अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जब हॉट होता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है,
तो इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करता है, इसमें भी वही उल्टा ही रिलेशनशिप है, ठीक है। सो ये दोनों चीजें भी आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं, दे कैन मेंशन इन द क्वेश्चन वेदर द टेम्परेचर और द लाइट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर के बारे में। पोटेंशियल डिवाइडर क्या होता है? देखो, पोटेंशियल डिवाइडर इज जस्ट टाइप ऑफ अ सर्किट जिसमें दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। पोटेंशियल का पोटेंशियल डिफरेंस है, और डिवाइडर उसको आपस में दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यूज होता है। अगर आपको 6 वोल्ट पूरा नहीं चाहिए ईएमएफ बैटरी का, यहाँ पे आपने कोई टॉय या कोई कोई कंपोनेंट कनेक्ट करना है, कोई बल्ब कनेक्ट करना है, इसको पूरी 6 वोल्ट्स नहीं रिक्वायर्ड, और लेट सपोज सिर्फ 3 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हमने सीरीज में लगा दिए, ये दोनों बैटरी का पीडी शेयर करेंगे, और यहाँ पे आप जो कंपोनेंट लगाओगे उसको उतना ही पीडी मिलेगा जितना फर्स्ट वाले को मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ बल्ब कनेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये बल्ब इस रेजिस्टर 1 के साथ पैरेलल में हो गया ना, तो इन दोनों का पीडी क्या होगा? सेम। तो दैट्स वाई अगर इसके अक्रॉस लेट सपोज पीडी है 2 वोल्ट्स, तो इसके अक्रॉस भी पीडी हो जाएगा 2 वोल्ट्स। अब हम देखते हैं कि ये पीडी हम निकाल कैसे सकते हैं। हाउ वी विल फाइंड आउट दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। तो मेरे पास दो रेजिस्टर लगे हुए, एक 500 ओम का, एक 600 ओम का, और एक 1000 ओम का। इसको रेजिस्टर 1 बोल दिया, इसको रेजिस्टर 2 बोल दिया। ये मेरे पास जो इनपुट वोल्टेज है जो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस है वो 6 वोल्ट्स है। सवाल ये है कि वी आउट इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, या लेट सपोज इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है। तो वी आउट निकालने का तरीका ये है बेटा कि आप फॉर्मूला लिखो, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला, R1 प्लस R2। तो R1 क्या है? 500, और नीचे भी 500 प्लस 1000, मतलब दोनों का टोटल लिख लो। ये फ्रैक्शन जो है वो आपको ऊपर किसको रखना है? ऊपर उसको रखना है जिसके अक्रॉस आपको पीडी चाहिए। अगर इसका पीडी चाहिए होता तो ऊपर फिर आप R2 रखते और यहाँ पे 1000 डाल देते। समझ रहे हो इस बात को? और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किस चीज से करना है? वी इन से, मतलब ये जो इस पूरी ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई करना है, विच वॉज 6 वोल्ट्स। तो 500 अपॉन 500 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 वोल्ट्स आंसर आया। मतलब इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 2 वोल्ट्स। और क्योंकि ये टर्मिनल इससे पैरेलल में, मतलब यहाँ पे मैं जो भी कनेक्ट करूंगा वो भी इसके साथ पैरेलल में होगा, तो उसके अक्रॉस भी पीडी कितना होगा? 2 वोल्ट्स। ये है हमारा पोटेंशियल डिवाइडर। इसको हम यहाँ पे चल के दोबारा देखते हैं। अब बात को समझना, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर एक रेजिस्टर तो फिक्स लगाया है। ये जो दूसरा रेजिस्टर है इसे क्या कहते हैं? जिसके अंदर इस तरह एरो बना हुआ होता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? इसका नाम? वेरिएबल रेजिस्टर। ये है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस की रेंज होती है, उसका रेजिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस कह लो 500 से 10,000 ओम्स तक जो है वो एडजस्ट हो सकता है। इसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड 5000 ओम्स है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो वोल्टेज है यहाँ पे, मतलब जो वी आउट आपको मिलेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब ऑब्वियसली हाउ कैन यू एडजस्ट द वोल्टेज ओवर हेयर? You can adjust this voltage over here by adjusting the resistance of this variable resistor. Potential divider formula ये रहा, R1 upon R1 plus R2 into Vin। Vin इस केस में हमारे पास 12 है, वो तो मैंने यहाँ लिख लिया। R1 मेरे पास 5000 ही रहेगा, वो मैंने यहाँ लिख लिया। लेकिन R2 जो है, जो कि ये वाला है, वो एज लो एज 500 हो सकता है और एज हाई एज 10,000 हो सकता है। तो पहले मैंने देखा कि 500 रख के देखता हूँ क्या आता है। तो 500 यहाँ रख के देखा, R2 की जगह पे मेरे पास आंसर आया 10.9 वोल्ट्स। 10.9 वोल्ट्स मेरे पास वैल्यू आएगी तब जब इसका रेजिस्टेंस मैं 500 ओम्स पे सेट करूंगा। अब ग्रेजुअली मैं वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करता हूँ। अब मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिरनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? सो आई विल आस्क माय क्वेश्चन अगेन, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल रेजिस्टर। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। इसकी जो वैल्यू है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी या कम होगी साथ साथ? थिंक अबाउट दिस एंड देन आंसर। वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्ट मीटर रीडिंग बढ़ेगी या कम होगी? सोचो। कम होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हो। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये दो रेजिस्टर्स जो सीरीज में ये 12 वोल्ट्स को आपस में शेयर करते हैं। शेयर किस हिसाब से होता है? इनके रेजिस्टेंस के हिसाब से शेयर होता है। देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसका शेयर भी वोल्टेज का बढ़ता जाएगा। लेकिन टोटल तो 12 ही अवेलेबल है ना, तो अगर इसका शेयर बढ़ता जाएगा तो इसका शेयर वोल्टेज का
कम होता जाएगा। एंड क्योंकि इसके अक्रॉस पीडी और इसके अक्रॉस पीडी हमेशा सेम होता है, तो इसकी वोल्टेज भी वैल्यू गिरेगी। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। देखो मैं 500 पे पहले रख के देखा था ना यहाँ पे R2 को। अगर मैं अब R2 को ऑल द वे 10,000 तक बढ़ा दूं, ये देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज की, बाकी सब सेम रखा है। लुक एट द टू कैलकुलेशंस, व्हाट हैव आई चेंज्ड? सिर्फ इसको मैंने ऑल द वे 10,000 तक इंक्रीज कर दिया। अब मेरे पास जो आंसर आया आउटपुट वोल्टेज वो आया 4 वोल्ट्स। तो ये मेरे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ गई जो मुझे इसके अक्रॉस मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी 10.9 और मिनिमम वैल्यू आई थी 4। एडजस्ट कैसे की थी? इसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके। जब ये अपनी लोएस्ट वैल्यू पे होगा तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम रीडिंग मिलेगी, और जब ये अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे होगा तो यहाँ पे आपको मिनिमम रीडिंग मिलेगी। ओके, आई होप ये समझ में आई बात। अब इस पोटेंशियल डिवाइडर को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं विद एन LDR, एंड देन वी विल डू द सेम विद अ थर्मिस्टर। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि एक लाइट डिपेंडेंट लैंप बनाने की, एक ऐसा लैंप जो कि ऑटोमेटिकली उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा हो जाए, इस वाले लैंप की। ठीक है, कैसे? अब इस बात को समझते हैं। ऊपर मेरे पास एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है जिसमें यहाँ एक फिक्स्ड रेजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ एक LDR लगा हुआ है। LDR का रेजिस्टेंस आपको पता है लाइट के साथ एडजस्ट होता है। ठीक है, अब होगा क्या, हमें एक्सप्लेन करना है, कैलकुलेशन नहीं करते, सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द बल्ब ब्राइटनेस। इसकी ब्राइटनेस को क्या होगा, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ सो यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसकी ब्राइटनेस को क्या होगा जब LDR के ऊपर, या LDR के ऊपर जो लाइट पड़ी, मतलब जो हमारा रूम है जिसमें ये सर्किट पड़ा हुआ है वो बहुत ब्राइट है, और जब वो रूम डार्क हो जाएगा। तो जब मेरा रूम ब्राइट हो रहा है, रूम मतलब LDR के ऊपर ज़्यादा लाइट शाइन कर रही है, तो अब क्या होगा? अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें खुद सोचनी है। मैं इरेज कर देता हूँ। थिंक अबाउट ऑल दी आंसर्स योर सेल्फ एंड देन वी विल डिस्कस। ठीक है, चलो एक एक करके सब चीज़ों के बारे में सोचो। ऑलराइट, तो थिंक अबाउट दिस। जब रूम की ब्राइटनेस बढ़ रही है तो LDR के रेजिस्टेंस को क्या होगा? फर्स्ट थिंग, पहला ब्लैंक। हाँ भाई, कम इंक्रीज। होगी। जब रूम की ब्राइटनेस बढ़ रही है तो LDR का रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। गुड। तो LDR का रेजिस्टेंस कर जाएगा डिक्रीज। ठीक है, अब इसकी वजह से LDR के अक्रॉस वोल्टेज, मतलब जो LDR है इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा या कम होगा? जिस चीज का रेजिस्टेंस कम हो रहा है उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? वोल्टेज सीरीज में कम। कम होना चाहिए। हमने यही पढ़ा कि ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये वोल्टेज को शेयर करते हैं, और ज्यादा शेयर किसको मिलता है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो अगर इसका रेजिस्टेंस हो रहा है डिक्रीज, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का शेयर भी करेगा डिक्रीज। गुड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं PD अक्रॉस LDR डिक्रीजेस, विच बेसिकली मीन्स कि जो दूसरा रेजिस्टर है, ये वाला जो रेजिस्टर है और ये जो बल्ब है, उनके अक्रॉस PD को क्या होगा फिर? उनके अक्रॉस PD को क्या होना चाहिए भाई? टोटल इंक्रीज। इंक्रीज होना चाहिए। 12 वोल्ट्स का पूरा शेयर है ना, तो अगर इसका शेयर कम होता जा रहा है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो इसका मतलब है कि इसका जो शेयर है, इन दोनों का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है, वो हो जाएगा 1, 2, 3, बढ़ता जाएगा। अब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज बढ़ रहा है बल्ब के अक्रॉस और फिक्स रजिस्टर के अक्रॉस, तो मेरा जो बल्ब है वो ब्राइट होता जाएगा या डिम होता जाएगा? बल्ब को ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, बल्ब विल बी ब्राइटर और लेस ब्राइटर। जब बल्ब को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो बल्ब में से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और बल्ब में से ज्यादा जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब की ब्राइटनेस सिंपली इंक्रीज करेगी। डज दैट मेक सेंस? अब ऑब्वियसली ये सर्किट जो है इसका पर्पस बड़ा अजीब सा है ना? समझ में नहीं आई बात कि भाई रूम ब्राइट हो रहा है तो हमारा बल्ब भी ब्राइट हो रहा है। वो तो हमारे सर्किट के डिजाइन का फ्लो है, हमने सॉल्व बिल्कुल सही किया, हमने आंसर सारे सही लिखे हैं। बट ऑब्वियसली इट डजेंट मेक सेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ कि भाई एक रूम में ब्राइटनेस बढ़ी तो वहाँ बल्ब को तो डिम होना चाहिए, राइट? आपका बल्ब इसी तरह काम करना चाहिए ना कि दिन के टाइम वो ऑफ रहे और रात के टाइम वो ऑन हो जाए। तो अब
अगर इस चीज को मैं फिक्स करना हो, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ, व्हाट इफ आई वांट कि अगर रूम मेरा ब्राइट हो रहा है तो मेरे बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज करे, और जब मेरा रूम डार्क हो रहा है तो मेरे बल्ब की ब्राइटनेस इंक्रीज करे, उसके लिए मुझे सर्किट में कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे। कैन यू गेस व्हाट चेंजेस आई शुड मेक? एनी आइडिया? एलडीआर की पोजीशन चेंज कर दें। बिल्कुल, और किधर लगा देंगे एलडीआर को? इसकी जगह लगा दें और इसको इसकी जगह लगा दें, सिंपल। या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे बल्ब को ही उठा के एलडीआर के साथ पैरेलल में लगा दें, यहाँ से हटा के। गुड, बिल्कुल यही कर सकते हैं। ऑलराइट, बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने लिख भी दिया वैसे यहाँ पे। ऑलराइट, अब यही काम हम थर्मिस्टर के साथ कर लेते हैं। ये एक लगा हुआ है बजर, दिस इज अ बजर। So this is a buzzer that will go off if the temperature in the room becomes too hot. एक टेम्परेचर से रिलेटेड अलार्म लगा हुआ है। तो नेचुरली हम यहाँ पे थर्मिस्टर यूज कर रहे हैं एज अ सेंसर। अब समझो रूम आपका हॉट हो रहा है। जब रूम हॉट हो रहा है बेटा, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमने पढ़ा है कि डिक्रीज करता है। तो थर्मिस्टर का जो पीडी है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन जो फिक्स्ड रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो पीडी है और जो बजर के अक्रॉस पीडी है वो इंक्रीज करेगा, विच मीन्स कि हमारा जो बजर है वो लाउडली उसे साउंड करना चाहिए। एंड दिस इज ऑब्वियसली अ टेम्परेचर रिलेटेड अलार्म। अगर रूम हमारा कोल्ड होगा तो बजर विल बी क्वाइट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिवाइडर। अब एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, या वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर, या इसे कंटिन्यूअस पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसके। लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। ये बिल्कुल पोटेंशियल ही डिवाइडर की तरह ही है, लेकिन ये जरा कंटिन्यूअस है, इसमें जरा आप ज्यादा ग्रेजुअली चीजें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हाउ डज दिस वर्क? व्हाट यू हैव ओवर हियर is a circuit with a long resistance wire, and this long resistance wire A to B, मतलब एक हाई रेजिस्टेंस की लंबी सी वायर है, समझ लो 1 मीटर की, 100 सेंटीमीटर की वायर है ए से लेके बी तक, और इसी वायर को ही बेसिकली मैं पोटेंशियोमीटर कह रहा हूँ। ठीक है, इस वायर के साथ पॉइंट ए से मैंने एक कनेक्शन लिया हुआ है, वोल्टमीटर के इस साइड लगाया हुआ है, और एक मूवेबल कॉन्टैक्ट है। दिस इज अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, मतलब इस कॉन्टैक्ट को मैं ए की तरफ, बी की तरफ मूव कर सकता हूँ या ए की तरफ मूव कर सकता हूँ, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ इस वायर पे। आई कैन मूव इट इन दिस डायरेक्शन और आई कैन मूव इन दिस डायरेक्शन। ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको मैं ए से बी मूव कर सकता हूँ या बी से ए मूव कर सकता हूँ, या कहीं भी रख सकता हूँ बीच में, जहां मर्जी प्लेस कर सकता हूँ। और उसके हिसाब से जो वोल्टमीटर पे रीडिंग आ रही है, मतलब इसके अक्रॉस जो पीडी होगा वोल्टमीटर के अक्रॉस, वो वेरी करेगा। अब मेरा इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला जो वी आउट है मेरा, उसका मैं फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, और ये वही फॉर्मूला जो हमने पोटेंशियल डिवाइडर में अभी पढ़ा था, R1/R1 + R2। लेकिन अब मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि आपने पिछले चैप्टर में एक बात पढ़ी थी कि ये जो वायर की लेंथ होती है, लेंथ और रेजिस्टेंस, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पढ़ा था हमने, क्या हमने ये बात पढ़ी थी कि वायर की लेंथ पे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, अब इस तरह इसको एक और तरीके से सोचो। देखो, इस सर्किट के अंदर यहाँ पे एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है, बीच में एक कनेक्शन है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर और लगा हुआ है। क्या इस सर्किट को भी मैं इसी तरह सोच सकता हूँ कि ये ग्रीन वाला पार्ट ए से लेके एक्स तक एक रेजिस्टर है, एक्स से लेके बी तक एक और रेजिस्टर है, और बीच में एक कनेक्शन लगा हुआ है? ठीक है, तो ये बिल्कुल वही सिचुएशन ही है, बस फर्क सिर्फ ये कि ये पूरी वायर है रादर देन टू सेपरेट रेजिस्टर्स। So I will think of the green part as one resistor. I will call this R1, and I will think of the blue part as another resistor, and I will call this R2. तो A से लेके X तक, अच्छा अब मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, रेजिस्टेंस की जो फ्रैक्शन बनी हुई ना R1/R1 + R2, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया लेंथ के साथ। L A से लेके X तक, R1 का जो रेजिस्टर था वो ये था, इसको मैंने A से लेके X तक की लेंथ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। और R1 + R2 होता है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस को मैंने रिप्लेस कर दिया टोटल लेंथ से। टोटल लेंथ क्या है? ए से लेके बी तक पूरी लेंथ। तो सपोज करो अगर ये 100 सेंटीमीटर की वायर है, तो मैंने यहाँ नीचे लिख देना है 100। और अगर लेट सपोज एक्स रखा हुआ है, ये 0 है लेट सपोज, और ये 100 है, और ये एक्स रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर के मार्क पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20।
12 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास वो वोल्टेज की फ्रैक्शन आ गई है, मुझे वो वोल्टेज मिल गया जो मुझे वोल्टमीटर के अक्रॉस मिलेगा। अब यही पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर आपके सर्किट्स के अंदर डिमर का काम करता है। आपका जो बेड साइड पे लैंप रखा हुआ होता है उसकी ब्राइटनेस को आप चेंज कर सकते हो विद अ डिमर। आपके घर में जो पंखा लगा हुआ होता है छत पे, उसकी उसकी स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हो डिमर के साथ। जैसे हम डिमर कहते हैं, वो असल में उसका सही जो नाम है वो पोटेंशियोमीटर है। डिमर उसका कॉमन नाम है, बट उसका एक्चुअल जो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर नाम यूज करते हैं उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस वोल्ट मीटर की जगह एक बल्ब लगा हुआ होता तो क्या होता? ए पे रखता अगर इस मूवेबल कॉन्टैक्ट को, तो बल्ब होता ऑफ, बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि बल्ब को वोल्टेज क्या मिल रहा होता? जीरो। आहिस्ता आहिस्ता इस कॉन्टैक्ट को मैं यूं मूव करूंगा तो मेरा बल्ब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट होता रहेगा। और अगर बिल्कुल बीच में रख दूंगा इस कॉन्टैक्ट को, बिल्कुल 50 सेंटीमीटर्स पे रख दूंगा, तो यहाँ पे बल्ब को मिलेगा 6 वोल्ट्स, क्योंकि ये 12 है। और अगर इसको ऑल द वे टू बी रख दूंगा तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होगा? 12 वोल्ट्स। मतलब मेरा बल्ब मैक्सिमम ब्राइटनेस पे काम कर रहा होगा। क्या समझ में आ रही बात? तो ये है पोटेंशियोमीटर और उसकी कैलकुलेशन। ठीक है, पावर की आई थिंक हमने इक्वेशंस पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, मैं रिपीट करके दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। मुझे रिमाइंड करवाओ, मैंने इक्वेशंस आपको बता दी थी ना पहले या नहीं बताई थी? कैन समवन टेल मी विद यस और नो? ये मैंने इक्वेशंस बता दी थी आपको पिछले चैप्टर में या नहीं बताई थी? या कल पिछली वाली क्लास में बताई थी या नहीं बताई थी? एनीवन रिमेंबर्स? खत्म हो गया बस ये चैप्टर, बस ये इक्वेशंस ही हमने पढ़नी है और कुछ भी नहीं करना है सच। याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा? चलो कोई बात नहीं। पावर हम कौन से चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं? ये जो पावर की क्वांटिटी है जिसको हम वॉट्स में मेजर करते हैं, ये सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ी थी? एनर्जी वर्क एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ी थी पावर। और पावर की डेफिनेशन जो वहां लिखी थी एग्जैक्ट वही डेफिनेशन मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। वर्क डन का यूनिट आपको पता है जूल्स होता है, या एनर्जी ट्रांसफर्ड और वर्क डन आर द सेम थिंग, तो इसका जो यूनिट है वो जूल्स है। जब आप वर्क डन को या एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हो तो आपके पास पावर आती है जिसका यूनिट होता है वॉट्स। ठीक है बेटा, तो ये तो पावर की डेफिनेटिव इक्वेशन है जो उसको डिफाइन करती है, ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, क्या उसके टर्म्स में भी पावर को लिखा जा सकता है? यस। तो ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं ये इसी से डिराइव हुए। डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा बिकॉज यू डोंट नीड टू डू दिस फॉर योर सिलेबस, लेकिन बहुत सिंपल है। 3 इक्वेशंस हैं पावर की जिससे आप किसी भी सर्किट के कंपोनेंट की पावर यूजेज या पावर आउटपुट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो सर्किट में अगर कोई रेजिस्टर लगा हुआ है सपोज करो, या कोई बल्ब लगा हुआ है और आपको पता है उस बल्ब के अक्रॉस पीडी कितना है और उस बल्ब के अंदर से करंट कितना पास कर रहा है, तो आप उसकी पावर निकाल सकते हो। अच्छा, उसी पावर को, ये पावर है ना वी आई, उसी पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये टाइम और पावर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? एनर्जी आ जाएगी। तो अगर वही पावर जो वी आई से आपने निकाली उसके आगे आप सेकंड्स में टाइम को भी मल्टीप्लाई कर दो, याद रखो ये सेकंड्स में होना जरूरी है, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको सर्किट में किसी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस पता है और ये पता है उसमें से करंट कितना पास कर रहा है, तो आई स्क्वायर आर से आप उसकी पावर आउटपुट या पावर यूजेज जो है वो निकाल सकते हो, पावर डिसिपेटेड। और वही आई स्क्वायर आर के आगे अगर आप टी भी मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी, लेकिन टी सेकंड्स में होना चाहिए, करंट एम्पेयर्स में होना चाहिए, रेजिस्टेंस ओम्स में होना चाहिए। और अगर आपको किसी कंपोनेंट के अक्रॉस उसका पीडी पता है, आपको पता है कि किसी कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसका रेजिस्टेंस पता है, तो वी स्क्वायर आर से भी आप उसकी पावर निकाल सकते हो। और वही इक्वेशन अगर आप फर्दर बस टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एनर्जी आ जाएगी। मतलब एज एन इफ यू नो द पावर एंड यू मल्टीप्लाई इट विद टाइम यू विल गेट द एनर्जी। ऑलराइट, तो ये पावर की इक्वेशन है, सिंपल। तो इन चैप्टर्स में ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, कैलकुलेशन हैवी चैप्टर्स हैं, लेकिन once you get the concepts and you know, remember all the equations, it's very easy to solve the questions। अभी हम पास्ट पेपर्स में भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं बल्ब्स की। 1 मिनट होल्ड करना बेटा, मैं एक नेक्स्ट क्लास को मैसेज भेज दूँ कि कब शुरू होगी ताकि हम जरा आगे चलते हैं। आप सब लोगों के मॉक एग्जाम्स हो गए? जी सर। अभी तक नहीं हुए? हो गए हैं। अच्छा, आपके हो गए। फातिमा खान, आपके हो गए? नहीं सर, मेरे अभी नहीं हुए। आपका स्कूल कौन सा है? बीकन अस्करी। बीकन अस्करी।
और सालिबा आपके हो गए? और आर यू प्राइवेट? एक मिनट रुको बेटा, मैं जरा मैसेज भेज दूँ फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करवा रहा हूँ सीरीज और पैरेलल का, ये आप खुद भी कर सकते हो। इसके अंदर कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी सारी की हुई है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। हो क्या रहा है कि तुम्हारे पास एक बल्ब है और बल्ब की रेटिंग दी हुई है 6 वोल्ट्स, 0.36 वॉट्स। रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग का मतलब ये होता है कि उस बल्ब को एक्चुअली अगर सही नॉर्मल ब्राइटनेस पे काम करना है तो उसको कितना वोल्टेज आप देंगे। समझ आ रही है? 6 वोल्ट्स की रेटिंग है कि द पोटेंशियल डिफरेंस शुड आइडियली बी 6 वोल्ट्स अक्रॉस दिस बल्ब, देन इट विल वर्क एट नॉर्मल ब्राइटनेस। और ये भी बता दिया साथ में, पावर रेटिंग का मतलब ये है कि भाई जब इतना वोल्टेज इसे दोगे तो ये जो पावर डिसिपेट करेगा वो इतनी करेगा। मतलब आप इस पर अगर ये फॉर्मूला लगा लो, P इक्वल टू वी आई या वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर आई स्क्वायर आर, जो अभी हमने 3 फार्मूलाज पढ़े उस पर आप इन दोनों को कंबाइन करके फार्मूलाज लगा सकते हो और इन बल्ब का यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। ये निकाल सकते हो कि नॉर्मल ब्राइटनेस में जब ये बल्ब काम कर रहा होगा तो उसमें से करंट कितना पास करेगा, ठीक है। अब मैंने 3 सर्किट बनाए, मेरे पास सारे बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, सारे बल्ब्स इसी रेटिंग के हैं। एक बल्ब है जो अकेला लगा हुआ है 6 वोल्ट्स के साथ, 6 वोल्ट्स की बैटरी के साथ। एक सर्किट ऐसा है जिसमें वो 2 बल्ब लगे हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में। और एक और सर्किट है जिसमें 2 बल्ब लगे हुए हैं लेकिन पैरेलल में लगे हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो कंडीशन सारी सेम रखी गई हैं इस सेंस में कि सेम बैटरी सबको दी गई है, और कंपैरिजन करेंगे तीनों सर्किट का कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं बेहतर है और कहाँ पे क्या एडवांटेजेस आएंगे और क्या डिसएडवांटेजेस आएंगे, ठीक है बेटा। तो जरा सबसे पहले देखते हैं कि अकेले वाले सर्किट में इसके अक्रॉस पीडी क्या होगा। पहला सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, ये है V और ये है P। ये वाली इक्वेशन अगर यहाँ पे P और V डाल दोगे तो क्या R नहीं निकाल सकते? तो आपने बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लिया, सारे बल्ब्स का रेजिस्टेंस आया 100 ओम्स। सारे बल्ब 100 ओम्स वाले आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। अब कह रहे हैं कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाले इन द अबव सर्किट्स। इस सर्किट में तो ये अकेला बल्ब लगा हुआ है 100 ओम का, इसका रेजिस्टेंस तो 100 ही होगा। 3 कॉलम्स में मैंने साथ साथ सॉल्व किए हुए सारे पार्ट्स। इसका 100 और 100 मिला के रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। इसका 100 और 100 ओम मिला के रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एनीवन हु कैन टेल मी विदाउट लुकिंग एट एनी कैलकुलेशंस। इसका आपको मैंने ट्रिक बताई भी ना कैसे क्विकली सॉल्व कर सकते हो। सो व्हाट वुड बी द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दीज 2 बल्ब्स? बताओ 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 बताओ। लास्ट क्लास में ट्रिक पढ़ी थी, आज दोबारा भी एक एग्जांपल में डिस्कस हुई थी। 500। 50 50 चेक वैसे तो फॉर्मूला के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो, मना नहीं है, बट थिंग इज कि ट्रिक का फायदा ये होता है कि आप बहुत जल्दी ये काम कर सकते हो। तो ट्रिक हमने ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास आइडेंटिकल कंपोनेंट्स लगे हुए हो पैरेलल में, तो जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं उनके एक की वैल्यू के रेजिस्टेंस को नंबर ऑफ कंपोनेंट से डिवाइड कर देते हो। तो 2 लगे हुए तो 50 आ गया आंसर। अगर 4 लगे हुए होते हैं तो 100/4 कर देता तो 25 आता कंबाइंड रेजिस्टेंस। मतलब पैरेलल में जितने ज्यादा बल्ब ऐड करते जाओगे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। एनीवेज, सो तीनों का रेजिस्टेंस निकाला मैंने। अब जरा नोटिस करो कि अकेले बल्ब का है 100, 2 सीरीज में लगे हुए तो 200 और 2 पैरेलल में लगे हुए तो 50। अब नोटिस करो कि 2 लगाने से यहाँ पे तो हो गया हाफ, इस डायरेक्शन में अगर आप जाओ हाफ हो गया। लेकिन अगर इसको इससे कंपेयर करो तो 4 टाइम्स कम हो रहा है रेजिस्टेंस। लाइक इफ यू कंपेयर 2 इन सीरीज विद 2 इन पैरेलल, द रेजिस्टेंस इज 4 टाइम्स लेस, विच मीन्स कि टोटल करंट जो होगा वो 4 टाइम्स यहाँ पे ज्यादा जाना चाहिए इसके मुकाबले में। थिंक अबाउट इट। खैर, कैलकुलेट द करंट अगले पार्ट यही है मैं, लेकिन मैं आंसर बताने से पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा था कि क्या होगा करंट को। तो कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू द सेल। जब बोले करंट पासिंग थ्रू द सेल निकालना है या बैटरी निकालना है तो बेसिकली जो मेन ब्रांच से जो करंट आ रहा होता है आपने वो निकालना होता है, राइट। तो इसमें तो ऑब्वियसली करंट हर जगह ही सेम होगा, इस सर्किट में भी करंट हर जगह ही सेम होगा। इस सर्किट में यहां से यहाँ करंट की वैल्यू
ये है करंट पासिंग थ्रू द सेल। इस ब्रांच का और इस ब्रांच का करंट ऑब्वियसली अपना अपना डिफरेंट होगा। तो हमें पासिंग थ्रू द सेल जो मेन टोटल करंट निकालना है, हर सर्किट में निकालना है, तो वो 6 वोल्ट्स था, 100 इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस था, 0.06 आ गया। इसमें भी 6 वोल्ट्स की बैटरी थी लेकिन कंबाइंड रेजिस्टेंस 200 था, तो 0.03 एम्पेयर आ गया। देखो 2 बल्ब लगाए तो रेजिस्टेंस डबल हो गया ना सिंगल के मुकाबले में, तो करंट आधा आ रहा है। लेकिन अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस डाला तो आपको याद है कि 4 गुना कम आ रहा था रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में, और इसके मुकाबले में 2 गुना कम रेजिस्टेंस आ रहा था, 50 ओम्स। तो ये जो करंट है, यहाँ से जो करंट पास करेगा उसकी वैल्यू 6/50 करके 0.12 आ रही है, विच इज डबल ऑफ दिस। यहाँ से तो डबल हो रही है, लेकिन इससे कंपेयर करो तो 4 गुना ज्यादा आ रही है। ऐसा ही है। अब इससे हम नोट अंदाजा लगा सकते हैं कि बल्ब को वोल्टेज कितना मिल रहा है हर बल्ब को। एक तो ये भी चीज हम कर सकते हैं, और दूसरा ये भी लगा सकते हैं कि हर बल्ब जो है वो कितनी पावर पे काम कर रहा है, और कौन सा बल्ब नॉर्मल ब्राइटनेस पे काम करेगा, कौन सा बल्ब डिम रहेगा, कौन सा बल्ब जरूरत से ज्यादा ब्राइट रहेगा। तो अब हमने करना है स्टेट द पीडी अक्रॉस ईच बल्ब। इसके अक्रॉस पीडी क्या होगा? सिंपल सिंपल जवाब दे दो, चलो कैलकुलेशन के बगैर करते हैं। व्हाट वुड बी द पीडी अक्रॉस दिस बल्ब? फर्स्ट वन आंसर्स। 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स। इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा? V1 और V2 क्या क्या होंगे? 3 वोल्ट्स। दोनों का 3 और 3 होगा, टोटल मिला के 6। और इन दोनों का V1 और V2 क्या होगा? 6 वोल्ट्स। 6 और 6, वेरी गुड। तो कौन सा बल्ब है जिसको अपनी रेटिंग के बराबर वोल्टेज नहीं मिल रहा? रेटिंग ऊपर लिखी हुई है। हर इंडिविजुअल बल्ब को एटलीस्ट 6 वोल्ट्स रिक्वायर्ड है। किसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही? सीरीज वाले की। इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। तो ये कैसा काम कर रहे होंगे दिखने में? दे विल बी डिमर। ये दोनों तो नॉर्मल ब्राइटनेस पे काम कर रहे होंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं और ज़रूरत से ज़्यादा इनको वोल्टेज मिल रहा होगा, तो ये बल्ब एक्सप्लोड कर जाएंगे, सिंपली फट जाएंगे। जैसे होता है ना घर में कभी बार एक बल्ब एकदम से ढस करके उसका फिलामेंट फट जाता है और वो फारिग हो जाता है। ये पुराने बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी कंपोनेंट हो बेटा जिसको अगर आप उसकी रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज दे दो तो वो ओवरहीट करके ख़राब हो जाती है चीज़। समझ गए? तो यहाँ पे भी यही होता अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देते। लेकिन ये और ये दोनों नॉर्मल ब्राइटनेस पे काम, ये वाले डिम रहेंगे दोनों। एनीवेज आगे चलते हैं, जरा बात करते हैं। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ईच बल्ब। पहले हमने यहाँ पे टोटल करंट निकाले थे, ये टोटल करंट्स निकाले थे, मतलब हमने ये वाले करंट्स की वैल्यूज निकाली थी। अब वो कह रहे हैं इंडिविजुअली हर बल्ब में से कितना करंट पास करेगा। इसमें तो जो टोटल आया था वही यहाँ से भी पास करेगा, इसमें भी जो टोटल आया था वो यहाँ और यहाँ से सेम वही करंट पास करेगा। इसमें जो था वो हाफ हाफ में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो बात ये समझ में आ रही है कि इन दोनों को करंट भी उनकी रिक्वायरमेंट से आधा ही मिल रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है। ये देखो, इसको 0.06 मिल रहा है, ये नॉर्मल ब्राइटनेस पर काम करेगा। ठीक है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 0.36 वॉट्स आंसर आएगा। पावर 0.36 वॉट्स आएगी, नीचे आ रही है। और वो जो इसकी रेटिंग थी, पावर रेटिंग, वो 0.36 वॉट्स ही थी। इसका मतलब है कि बिल्कुल सही काम कर रहे हैं वाला बल्ब, परफेक्ट। लेकिन अगर आप सीरीज वाले दोनों बल्ब्स को देखो तो उनको 3 वोल्ट्स मिल रहे हैं, 0.03 एम्पेयर उन दोनों का करंट है। जब उनकी पावर निकालते हो 0.09 वॉट्स आ रही है, मतलब जो पावर रिक्वायर्ड है उससे 4 गुना कम पावर मिल रही है। 4 गुना कम पावर मिलेगी तो ऑब्वियसली दे विल बी 4 टाइम्स लेस ब्राइटर देन दे एक्चुअली शुड बी, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं इन दोनों की। इन दोनों को जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे अब मसला ये जो पैरेलल में दोनों बल्ब लगे हुए हैं, इन दोनों को भी 0.06 करंट सही मिल रहा है दोनों को, क्योंकि टोटल करंट आ रहा था 0.12। तो वो दोनों ब्रांचेस में बराबर बराबर स्प्लिट हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अकेले बल्ब को मिल रहा था। तो इसका मतलब पैरेलल में आप जितने भी बल्ब ऐड करते जाओ उनको करंट उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। मसला सिर्फ यह आएगा कि जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है ये बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से सेल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पैरेलल में सर्किट कनेक्ट बल्ब लगाने का से प्रॉब्लम ये होगा कि बल्ब तो अपनी जगह सही काम करेंगे, लेकिन जो मेरा सेल है उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा, और सेल जो है इट विल नॉट लास्ट लॉन्गर। तो ये बहुत यूजफुल कंपैरिजन है। ये एग्जांपल बाद में आराम से सुकून से बैठ के भी नोट्स में से लाजमी पढ़ना, और ये बहुत ज्यादा जो है वो काम की बात है। ठीक है, आपको सीरीज और पैरेलल का बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। पावर जनरेटेड बाय ईच सेल, हर पॉसिबल चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं लिटरली सर्किट में। तो 0.36 वॉट्स, ये बल्ब को जो पावर मिल रही है सेल उतनी जनरेट कर रहा है।
यहाँ पे दोनों बल्ब 0.09 की पावर कंज्यूम कर रहे थे, तो सेल उसका दोनों की मिला के टोटल पावर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे दोनों बल्ब 0.36 की पावर कंज्यूम कर रहे थे, तो सेल को 0.72 प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। अब ये देखो कि ये वाला सेल नॉर्मल काम करेगा, ये वाला सेल लंबा काम करेगा, लेकिन बल्ब्स दोनों डिम रहेंगे, और ये वाला सेल सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बल्ब जब तक चलेंगे सही चलेंगे। ठीक है, ओके। ब्राइटनेस कंपेयर कर लिया, पहले भी कर चुके हैं लेकिन दोबारा से लिख दिया मैंने। विच सेल विल लास्ट लॉन्गर, ये सबसे शॉर्ट लास्ट करेगा, ये लॉन्गेस्ट लास्ट करेगा, लेकिन इसके बल्ब डिम होंगे, तो दिस इज अ गिव एंड टेक। और ये है नॉर्मल ब्राइटनेस पर काम करेगा, और ये जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में जो आंसर आया है ये उन दोनों के बीच में चलेगा। ठीक है, पैरेलल में बल्ब्स लगाने का एडवांटेज क्या है, इन टर्म्स ऑफ बल्ब्स क्या फायदा है। बल्ब्स ये है कि अगर एक बल्ब, आप बल्ब्स को सेपरेटली स्विच ऑफ कर सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि एक बल्ब अगर खराब हो गया तो बाकी का सर्किट अनअफेक्टेड रहेगा। और दूसरी बात ये कि पैरेलल में लगाने से हर बल्ब को उतना ही पीडी मिलेगा जो उसकी रेटिंग के, मतलब हर बल्ब को बराबर पीडी मिलेगा, और हर बल्ब जो है वो अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस पे काम कर सकता है। सीरीज में क्या नुकसान था कि वो पीडी शेयर कर रहे थे और उनकी ब्राइटनेस कम हो गई थी। ठीक है, अब इनकी ब्राइटनेस ठीक करने का क्या तरीका है, एनीवन हु कैन टेल मी। इन दोनों को 3 वोल्ट्स मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ 6 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। इनकी ब्राइटनेस अगर मैं ठीक करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीरीज सर्किट की, सर्किट को सीरीज में ही रखना है लेकिन ब्राइटनेस सही करनी है, क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों की ब्राइटनेस ठीक हो जाए। बीच वाले सर्किट की बात कर रहा हूँ जी। वोल्टेज इंक्रीज कर दे। यस, मतलब सेल या बैटरी बड़ी लगा दूं, कितने वोल्ट्स की बैटरी लगाऊंगा, 12। 12 वोल्ट्स की बैटरी लगाऊंगा तो दोनों ठीक हो जाएंगे। गुड, बिल्कुल सही। या फिर ऑब्वियसली इनको पैरेलल में लगा दूं और बैटरी उतनी की रखूं। एनीवेज, तो ये हो गया हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के जो जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं टेक्निकली वो आपने पढ़ ली हैं, जो मैंने आपको पास पेपर क्वेश्चंस दिए थे वो फातिमा ने उस दिन ग्रुप पे भी भेजे थे। अब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने आपको जो पिछले क्लास में क्वेश्चंस असाइन किए थे उसमें से कुछ स्किप करवा दिए थे। अब मैं कहता हूँ कि जो कर लिए और अगर नहीं किया तो फिर भी कर लो, लेकिन अगर जो नहीं किए, जैसे कि जो छुड़वाए थे क्वेश्चन 3 छुड़वाया था, अब ये भी कर लो। ये देखो इसके अंदर पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, देख रहे हो। एनीवेज, अच्छा, और क्या छुड़वाया था, ये छुड़वाया था, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, एक रेजिस्टर और एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा हुआ है। कर ये आप तब भी सकते थे, लेकिन चलो मैं कहा यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए फिर करना। 5 भी कर सकते हो आप। बाकी ये तो पहले से असाइन किए हुए हैं। और एक छुड़वाया था, 9 छुड़वाया था। ये देखो ये थर्मिस्टर वाला पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लगा हुआ है। अब आप ये भी तीनों कर सकते हो। तो फातिमा ये वाला क्वेश्चन भी ग्रुप में लिख के भेज दो। अब एसेंशियली ये पूरी फाइल आप अटेम्प्ट करो, एंड दीज आर नॉट मेनी क्वेश्चंस, दीज आर ओनली लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस। 10 पास पेपर क्वेश्चंस तो डीसी सर्किट्स के कुछ भी नहीं है। हर बच्चे को कम से कम भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। ये सिर्फ वो असेंशियल क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। बट इफ यू आई विल अपलोड अनदर फाइल ऑफ दिस सेम चैप्टर जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तकरीबन 25-30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो वो मैं उसमें आप और प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। लेकिन बेटा मैं हर बच्चे को एक बात दोबारा से रिमाइंड करवा दूं, रमज़ान में तो हमने पास पेपर सेशन करना ही करना है, वो तो एक अलग बात है। आप अपनी प्लीज़ पर्सनल पास पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, सब लोग, जिसके मार्क्स हो गए नहीं हुए जो भी चल रहा है। बट इट्स इम्पेरेटिव नाउ दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्रॉपरली। अपनी पास पेपर की जो प्रैक्टिस है ईयरली वाली स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब पेपर्स में एक मेरा ये गोल होता है हर बच्चे के साथ कि जितने भी टॉपिक्स आपने कर लिए उसके टॉपिकल साथ साथ करने चाहिए थ्रू आउट द ईयर। लेकिन चलो हर बच्चा शुरू से अगर नहीं भी पढ़ रहा तो 1 month बिफोर मॉक्स यू शुड स्टार्ट डूइंग योर टॉपिकल्स ऑफ एवरी चैप्टर। और मॉक तक आपके टॉपिकल की प्रैक्टिस पूरी हो जानी चाहिए जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है। मॉक के बाद आपको फिर ईयरली प्रैक्टिस भी करनी चाहिए साथ साथ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपिकल प्रैक्टिस नहीं करो, बल्कि टॉपिकल की प्रैक्टिस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चैप्टर में आपको मुश्किल आ रही है अभी तक, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा को मोमेंटम मुश्किल लग रहा है तो वो उसके क्वेश्चंस अभी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, टॉपिकल के। और उसके सिर्फ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें, उसको नोट्स में से, वीडियोस में से, सब चीज़ें हम लोगों के पास, वो दोबारा रिवाइज करो। और उसके बाद ये कि साथ साथ साइड बाय साइड अपनी ओवरऑल ईयरली प्रैक्टिस भी करते रहो। बेशक अभी ओपन बुक करो, शुरू में कुछ
पेपर जो 7-8 पेपर शुरू के बुक सामने रख के करो या नोट्स सामने रख के करो, मतलब अलाउ योर सेल्फ टू लुक थ्रू द रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन अपने स्कोर को चेक करते रहो कि मेरी इंप्रूवमेंट क्या आ रही है, पेपर बाय पेपर में क्या इंप्रूव कर रहा हूँ। अगर पहले पेपर में 80 में से मैंने 50 लिए हैं, तो क्या दूसरे में 55 तक पहुंच पा रहा हूँ या नहीं, टारगेट बनाएगा अपना। उसके बाद जब तुम्हें लग रहा है कि यार अब तुम्हें चीज़ें याद हो गई हैं, डेफिनेशंस याद है, फॉर्मूलाज याद है, डायग्राम्स याद है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना आप लोग फिर टाइम्ड कंडीशन में और बिल्कुल किसी चीज़ की हेल्प के बगैर और अकेले बैठ के डिस्ट्रैक्शंस के बगैर एक पेपर जैसे 1 hour 45 minutes का होता है उसको उतने ही टाइम में करने की कोशिश करो। और ये आप अब रमज़ान में शुरू कर देना है वाला काम। एंड देन यू टाइम योर सेल्फ एंड देन यू चेक योर स्कोर फ्रॉम द मार्किंग स्कीम एट द एंड ऑफ द पेपर। ये नहीं कि एक क्वेश्चन किया फिर उसका आंसर चेक कर रहा हो, पूरा एक पेपर की तरह दो, जैसे अपना अपना खुद ही मॉक लो बार बार और फिर चेक करो कि क्या स्कोर आ रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छा, तुम लोग को यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे ईयरली ओ लेवल्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आई थिंक 7-8 पेपर तो हैं जो मैंने सॉल्व किए हुए, शायद ज़्यादा ही हो। और इंशाल्लाह अभी इस रमज़ान में 7-8 पेपर और सॉल्व करेंगे, तो जो पेपर भी आप प्रैक्टिस करोगे, जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे किए हुए वो आप अभी प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं जो रमज़ान में करवाऊंगा वो आप उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद कर लेना या साथ ही बैठ के कर लेना क्लास में। तो उससे जो है वो आपके रीसेंट ईयर्स एटलीस्ट जो शुरू के आखिरी के जो 4-5 साल के पेपर्स हैं वो तो सारे कवर हो जाएंगे। बट मेरा ये ख्याल है कि हर बच्चे को मिनिमम 10 साल की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। 10 साल की प्रैक्टिस आपकी ईयरली होनी चाहिए इफ़ यू वांट एन ए ग्रेड। मेरे ख्याल से मिनिमम है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे, तुम लोग देख लेना, जो बच्चे डिस्टिंक्शन वगैरह टारगेट कर रहे होते हैं या ए स्टार टारगेट करते हैं, वो पूरे पूरे 2002 तक सारे पेपर्स करके जाते हैं, ठीक है। बट अपना 10 साल का तो टारगेट मिनिमम रखो, 2022 से लेकर 2012 तक। चलो अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़।